इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में हमने इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग देखी थी, मतलब कंप्लीट असेंबली ही, बट उसको अच्छे से नहीं किया था जहाँ तक मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन गन वाला पार्ट। सो हम लोग इलेक्ट्रॉन गन असेंबली से स्टार्ट करेंगे सीआरओ का, और आज की क्लास में हम लोग फंक्शन जनरेटर देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीआरओ की जो लास्ट क्लास में हमने वर्किंग देखी थी, थ्योरेटिकल वर्किंग, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसमें कैसे वर्क होता है। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे इमेज में, दो बॉक्स में जो नीचे वाला ब्लॉक है डेफिनेटली सीआरओ है, ये आप लोग इतना तो फेमिलियर होंगे उससे, और ऊपर वाला जो बॉक्स दिख रहा है वो है फंक्शन जनरेटर का। अब ये अपने यहाँ जो लैब में प्रेजेंट है सीआरओ, उसमें इनबिल्ट है फंक्शन जनरेटर, मतलब इसके साथ ही ऊपर में लगा हुआ है फंक्शन जनरेटर, जिसमें कि ये सारे के सारे अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट हैं फंक्शन जनरेटर को ऑपरेट करने का। और यहाँ पे जो सीआरओ है ये दो वेव फॉर्म एट टाइम दिखाएगा। तो दो वेव फॉर्म मतलब यहाँ पे दो इनपुट हम एक टाइम पे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सीआरओ एक डिस्प्ले डिवाइस है। डिस्प्ले डिवाइस है मतलब ये तभी डिस्प्ले करेगी जब हम इसमें एक्सटर्नली इनपुट देंगे, ये अपने से कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बीएनसी कनेक्टर, ये जो दो ब्लैक ब्लैक आपको नोब ऐसा दिख रही हैं, ये अंदर प्रॉब घुसी हुई है, जो ये है बीएनसी कनेक्टर। ये जो कांटेक्ट होता है इस टाइप का कनेक्शन जो है इसको हम बीएनसी कनेक्शन बोलते हैं। और इसमें मेटालिक कनेक्शन होता है। मेटालिक कनेक्शन वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और इस कनेक्शन, हर एक कनेक्शन का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सी जहाँ पे भी कनेक्शन होता है वहां से मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, उस पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे मेटल लगा हुआ है तो मेटल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी, जो कि जब भी सिग्नल ट्रैवल करता है तो उसके साथ ऐड होती जाती है। तो इसीलिए हम सीआरओ में इस टाइप का कनेक्टर लेते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो उतना ज्यादा अफेक्टेड ना हो जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रहा है। इसलिए ये क्लियर है सभी को किस टाइप का कनेक्टर यूज किया जा रहा है यहाँ पे सीआरओ में। अपने यहाँ भी लैब में जो सीआरओ प्रेजेंट है वहाँ पे बीएनसी कनेक्टर यूज किया गया है। कौन सा कनेक्शन बताइए, कौन सा कनेक्शन? बीएनसी, बीएनसी क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है ये? यस मैम। बीएनसी कनेक्टर यूज करते हैं। बीएनसी, अब इसके थ्रू हम सिग्नल लेते हैं। ये जो दो ब्लैक आपके इनपुट, ये जो दो ब्लैक नोब दिख रही हैं, इनके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। जो ये इनपुट है, सबसे पहले जो हम, अगर कोई भी नॉर्मल हमारे पास कोई सर्किट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम किसी सिग्नल को देखना चाहते हैं, तो जो सिंपलेस्ट वे है कि हाउ कैन आई सी एनी सिग्नल इन ऑन द सीआरओ वेव फॉर्म, तो हम वो सिग्नल कहाँ से ले आए? तो कहाँ से ले आएंगे सिग्नल आप लोगों के हिसाब से? मेरे पास कोई सर्किट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल सिग्नल तो देखना ही है, तो वो सिग्नल को कहाँ से ला सकते हैं? यहाँ जो ऊपर में लगा हुआ है फंक्शन जनरेटर, विच विल जनरेट द वेव फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये जनरेट करेगा मतलब ये आउटपुट देगा, इसमें अब हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है। फंक्शन जनरेटर, जनरेटर अपने आप में ही ये सिग्नल्स को जनरेट करने वाला सर्किट है। तो सिग्नल को ये जनरेट करेगा मतलब ये आउटपुट देगा, और इस दिए गए आउटपुट को हम सीआरओ के इनपुट में लगा करके उस आउटपुट को, वेव फॉर्म को देख सकते हैं। ठीक है। Is it clear to everyone? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ जो फंक्शन जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर में भी सेम कनेक्टर आपको दिख रहा है, बीएनसी कनेक्शन ही है यहाँ भी। तो यहाँ से हमने इनपुट लिया और इस इनपुट प्रोब को ले जा करके सीआरओ के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया, सॉरी सीआरओ के इनपुट में कनेक्ट कर दिया। तो सीआरओ के इनपुट में कनेक्ट करते ही यहाँ पे स्क्रीन पे हमें वेव फॉर्म दिखेगी, तो अपने आप नहीं दिखेगी, पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि ये जो दो नॉब दिख रहे हैं, ये रेड बटन है आपकी पावर बटन, इसके बगल में ये जो दो नॉब दिख रही हैं, एक इंटेंसिटी की होती है और एक फोकस की होती है।
इंटेंसिटी कंट्रोल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इंटेंसिटी कंट्रोल इंटरनली ये कंट्रोल ग्रिड से कनेक्टेड होता है, जिसकी मदद से कि जो स्क्रीन पे हमें वेव फॉर्म दिख रही है इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं या और ज़्यादा उसको थिक करते जा सकते हैं, जैसा कि हमारी विजिबिलिटी है उस बेसिस पे। तो इंटेंसिटी कंट्रोल है और दूसरा है फोकस। फोकस में क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट कहाँ पे वेव फॉर्म चाहिए आप ये सेट कर सकते हो कि बिल्कुल सेंटर पे चाहिए, उसको फोकस कर दिया है आपने। वेव फॉर्म की को फोकस कहाँ पे करना है उस हिसाब से आप उसकी फोकसिंग कर सकते हो। ठीक है, ये दो नॉब का काम हुआ। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये सेटिंग आपको पहले से करके रखनी होगी सिग्नल देखने के पहले, क्योंकि जैसे आप सिग्नल लगाएंगे मे बी आपको दिख नहीं रहा है सिग्नल। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये सारी सेटिंग पहले से आपने करी नहीं है, इसलिए। तो जब यहाँ ये दो सेटिंग हो गई, उसके बाद क्या है कि अगर आपके सिग्नल को आपको एग्जैक्ट सेंटर में देखना है, कहीं ये ऊपर पार्ट तो नहीं चला गया, कहीं ये वेव फॉर्म आधी क्लिप होकर के नीचे तो नहीं चली गई, तो उसके लिए ये जो ऐसे ये दिख रहा है ये अप और डाउन जो एरो बना हुआ है, ये इस नॉब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं कि आपकी वेव फॉर्म कहाँ पे दिख रही है, एग्जैक्ट जहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं सिग्नल स्क्रीन पे वहीं दिख रही है या नहीं, इसे हम इस नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हमने दोनों पे इनपुट दिया हुआ है तो दोनों ही वेव फॉर्म का हमें एम्पलीट्यूड कितना चाहिए उसे हम सेट कर सकते हैं। ये जो दो बड़े बड़े नॉब दिख रहे हैं आपको, ये जो दो ज्यादा बड़े कंपैरेटिवली बड़े नॉब्स हैं, इन दोनों नॉब्स से इन दोनों वेव फॉर्म का अगर इसमें दिया है तो एक वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड कंट्रोल होगा और अगर जिसमें दिया है तो दूसरे वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड कंट्रोल होगा। अब एम्पलीट्यूड कंट्रोल होने का मतलब आप ये समझिए कि यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज दैट एम्पलीट्यूड, बस आप उसका कर सकते हैं, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड आपने एक बार फंक्शन जनरेटर से जनरेट किया, सपोज यहाँ से आपने 20 किलो हर्ट्ज की और 2 एम्पियर की करंट सिग्नल दिया हुआ है या कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 एम्पियर का, तो इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड तो 2 एम्पियर ही फिक्स रहने वाला है। अब अगर ये 2 एम्पियर पीक टू पीक वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब समझिएगा कि 2 एम्पियर इसकी पीक टू पीक वैल्यू है, तो ये वेव फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम दिस से लेके यहाँ तक पे पूरा 2 एम्पियर कवर करेगी, मतलब मैक्सिमम जो पीक वैल्यू जाएगी वो यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 और नेगेटिव डायरेक्शन में -1, और इस तरीके से ये पीक टू पीक 2 एम्पियर या 2 वोल्ट्स का ड्यूरेशन कवर करेगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. समझ आ रहा है या नहीं, कि नहीं समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, या ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये? मैं समझ आ रहा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप ही आपकी जो वेव फॉर्म है स्क्रीन पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जूम हो सकता है, एक मिनट, कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है ये वेव फॉर्म, प्लीज बताइए मुझे। कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है वेव फॉर्म? वर्टिकली कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है? हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली एम्पलीट्यूड में कितने कवर कर रही है? 4 मैम। 4 है, एग्जैक्ट 4 नहीं है बट हाँ 4 है ना? Yes, ma'am. 4 ब्लॉक्स हैं। तो अगर आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड है इस वेव फॉर्म का 2 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1 और पीक टू पीक एम्पलीट्यूड इज 2 वोल्ट्स, तो अब आप एक ब्लॉक की वैल्यू बताइए मुझे, सभी लोग ध्यान से। Please तो repeat. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस वेव फॉर्म, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है इस वेव फॉर्म का, ये जो ये पॉइंट है ये वाला एंड, ये है 1 वोल्ट और ये जो नेगेटिव वाला एंड है ये है -1 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है मुझे कि एक ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी।
0.5 वोल्ट। 5 0.5 वोल्ट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी रेंज कितनी हुई, -1 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट रेंज कवर कर रहा है 4 ब्लॉक। अगर तो एक ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 0.5 वोल्ट्स। और ये जो चीज आपने बताई है, ये जो आपने सेटिंग बताई है कि एक ब्लॉक की वैल्यू 0.5 वोल्ट है, इसको ही हम सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉब। ये जो नॉब दिख रही है हमें, इस नॉब से हम इसी पर्टिकुलर ये सेटिंग को कि हमारी वेव फॉर्म 4 ब्लॉक कवर करेगी या एक ब्लॉक। अगर वहीं हमने एक ब्लॉक की वैल्यू 1 वोल्ट्स कर दी, तो अब ये वेव फॉर्म कितने ब्लॉक कवर करेगी? अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू यहाँ से चेंज करके क्या कर दिया, 1 वोल्ट्स। तो अब ये वेव फॉर्म कितने, केवल 2 ब्लॉक कवर 2 करेगी, 2 ब्लॉक। यस मैम। यस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वेवफॉर्म की स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नॉब, विच इज क्लियर। सिमिलरली दूसरे वाले नॉब से भी, कि आप दूसरी वेवफॉर्म का भी एम्पलीट्यूड वाला जो कवरिंग है, एम्पलीट्यूड कितने ब्लॉक्स में कवर हो रहा है, ये आप चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोग के एक्सपेरिमेंट में है ना कि हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग CRO एंड फंक्शन जनरेटर, यही वो मैकेनिज्म है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम फंक्शन जनरेटर से सिग्नल से पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को जनरेट करेंगे और उस सिग्नल को ले जाकर के CRO में एज अ इनपुट देंगे। और जब वो वेवफॉर्म हमें स्क्रीन पे दिखेगी, तो वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी ब्लॉक्स आर बीइंग कवर्ड बाय दैट वेवफॉर्म, और जितने ब्लॉक कवर हो रहे होंगे, और क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन जनरेटर से कितने एम्पलीट्यूड का, वो तो हमें पता है, लेकिन इन केस हमें नहीं पता होता, सपोज कि हमने कितना एम्पलीट्यूड दिया है सिग्नल का, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू हम सेट कर देंगे, सपोज 0.5 या 1 वोल्ट। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारी वेवफॉर्म कितने ब्लॉक्स को कवर कर रही है। अगर ये 2 ब्लॉक्स कवर कर रही है, दैट मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 1 वोल्ट से लेकर के -1 वोल्ट तक। तो उस वेवफॉर्म की जो एम्पलीट्यूड हुई वो कितना हुआ, 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड हुआ, या 2 वोल्ट पीक टू पीक वैल्यू होगी। इस तरीके से हम वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म क्लियर है आप लोगों को, या फिर से मैं बताऊं? क्लियर है मैम। सभी लोग बताइए कि ये समझ आ गया ना कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग CRO एंड फंक्शन जनरेटर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट इज कि अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने वर्टिकल एक्सिस में है, वाई एक्सिस में अप्लाई किया है, वही कॉन्सेप्ट अब हमें लगाना होगा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मतलब कि CRO जो भी डिस्प्ले करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्ले करेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि कुछ और तो नहीं हो सकता। CRO विल गिव सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर चाहे वो एम्पलीट्यूड सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो या पावर सिग्नल हो। तो यहाँ पे हमारी जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को डिस्प्ले कर रही है, और अगर हम इस वेव फॉर्म में टाइम के एक्सिस को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें ये जो ऊपर वाली एक नॉब दिख रही है, यहाँ पे टाइम आपको समझ में भी आ रहा होगा लिखा हुआ टाइम बेस्ड। तो ये टाइम वाली एक्सिस का जो ब्लॉक है, जितने भी इसमें ब्लॉक बने हुए हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज करने का नॉब है। तो सपोज अभी इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है। तो अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, तो टाइम कितना होगा बताइए, 1/20 किलोहर्ट्ज। तो टाइम कितना आएगा बताइए, प्लीज कैलकुलेट। 1/20 किलोहर्ट्ज के रिस्पेक्ट में कितना टाइम पीरियड आ रहा है, t इज इक्वल टू 1/f। 1/20 किलोहर्ट्ज, तो 1/20 कितना हो जाएगा, 0.0 005। Ma'am, 5 into 10 to जीरो power जीरो minus फाइव 5 मिली seconds. सेकेंड, मतलब 0.005 मिली सेकेंड कह सकते हैं। Yes, ma'am. 0.005 मिली सेकेंड। अब इसी को मैं 50 माइक्रो सेकेंड भी बोल सकती हूँ। Yes, ma'am. 0.005 मिली सेकेंड को 50 माइक्रो सेकेंड बोल सकते हैं या नहीं?
Yes, ma'am. 10 to the power minus Yes, 6 hours. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइक्रोसेकंड, मतलब कि ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो 50 माइक्रोसेकंड, ये हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। बट इफ सपोज हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि मैंने ये जो नॉब है, इस नॉब की मदद से पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट कर दिया है। सपोज सेट किया गया है कितने पे, अभी यहाँ पे कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं ये बताइए मुझे, एक साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में ये वेवफॉर्म कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है? अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं दो, तो 2 ब्लॉक्स, 2 ही ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। यस मैम। ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, मतलब ऑलमोस्ट 2 है, एग्जैक्ट नहीं बट हाँ 2 ब्लॉक्स हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं, तो ओवरऑल टाइम पीरियड 50 माइक्रोसेकंड अगर निकाला है तो एक ब्लॉक की वैल्यू इससे क्या आई? 25 माइक्रोसेकंड। 25 माइक्रोसेकंड ना, एक ब्लॉक की वैल्यू। समझ आ रहा है सभी को? yes, ma'am. 25. समझ आ रहा है क्या बताया जा रहा है? कि ये जो एक्स डायरेक्शन में देखना है आपको, एक्स डायरेक्शन में जो वेवफॉर्म है वो एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइकिल देन पॉजिटिव साइकिल, तो एक साइकिल में एक ब्लॉक और अगले साइकिल में अगला ब्लॉक कवर कर रही है। एग्जैक्ट नहीं है बट फिर भी जितना दिख रहा है उस हिसाब से ये 2 ब्लॉक का टाइम पीरियड ले रही है। तो 2 ब्लॉक का टाइम पीरियड है अगर, तो एक ब्लॉक की वैल्यू को अगर यहाँ पे सेट किया गया है, यहाँ पे मैंने, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं है कि क्या वैल्यू है, कि सपोज आपने 20 माइक्रोसेकंड पे या उससे भी ज्यादा पे सेट कर दिया है उसको, एग्जैक्ट नहीं 25 पे ना सेट करके आपने अगर 20 माइक्रोसेकंड पे किया है तो वो कंप्लीट ब्लॉक्स कवर नहीं करेगी। 20, 20, 40 और फिर 10 माइक्रोसेकंड में जाकर के एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, क्योंकि 50 माइक्रोसेकंड कंप्लीट टाइम पीरियड है। तो वो कितने ब्लॉक कवर करेगी उस केस में? एक ब्लॉक 20 माइक्रोसेकंड, अगला ब्लॉक 20 माइक्रोसेकंड, फिर थोड़ा सा और आगे 10 माइक्रोसेकंड, तो मतलब आधा ब्लॉक आगे का, और तो 2.5 ब्लॉक में आपकी कंप्लीट वेवफॉर्म आपको दिखेगी एक्स डायरेक्शन में, अगर आपने 20 माइक्रोसेकंड पे सेट कर दिया है तो। और वहीं पे अगर आप इस टाइम पीरियड को और बढ़ा देते, सपोज आप मिली सेकेंड्स में चले जाते हैं, अब अगर आपने नॉब को मिली सेकेंड में सेट कर दिया और आपके वेवफॉर्म का टाइम पीरियड माइक्रो सेकेंड में है, तो आपको कैसी वेवफॉर्म दिखाई देगी? बताइए। आपने नॉब मैम की क्वेश्चन हेल्प रिपीट से कर दीजिए। एक, आपने इस नॉब की हेल्प से, जो आपके टाइम एक्सिस का नॉब है, टाइम एक्सिस के नॉब से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में आपने उसकी वैल्यू को 1 मिली सेकेंड रख दिया। ठीक है, आपकी जो वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है 50 माइक्रोसेकेंड। तो अब आपको कैसी वेवफॉर्म स्क्रीन पे दिखाई देगी? समझ आया क्या? मैम थोड़ा कंप्रेसिव दिखी। यस, यस, मतलब कि आपको पूरी की पूरी यहाँ पे ऐसा एक वेवफॉर्म दिखेगी नहीं, कंप्लीट ऐसा दिखेगा कि ब्लैक 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 पूरी पूरी स्क्रीन ऐसे ऐसे ही साइन करती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पास पास वेवफॉर्म्स हो जाएंगे कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जा रही है या क्या जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक ब्लॉक की वैल्यू इतनी ज्यादा कर दी है कि उस एक ब्लॉक के अंदर ही बहुत सारी वेवफॉर्म चली जाएंगी। तो अब अगर वेवफॉर्म को हमें प्रॉपर्ली देखना है तो हमें उसके टाइम पीरियड को और कम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमें टाइम पीरियड को ले जा करके सेट करना पड़ेगा माइक्रोसेकंड की रेंज में, और देन माइक्रोसेकंड में भी हमें उसकी वैल्यू को 10 माइक्रोसेकंड, 20 माइक्रोसेकंड या ऐसे रखना होगा कि हमें प्रॉपर वेवफॉर्म विजिबल हो सके, उसकी 2-3 साइकिल हमें दिख सके। इस तरीके से हमें उसके टाइम पीरियड को सेट करना होगा। टाइम पीरियड किसका सेट कर रहे हैं हम? एक पर्टिकुलर ब्लॉक का। वेवफॉर्म के टाइम पीरियड को वी कैन नॉट चेंज ऑन सीआरओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन जनरेटर से जो जनरेटेड वेवफॉर्म आई है उसका टाइम पीरियड फिक्स है।
बस आपको देखना कैसे उसको, हम उसे स्क्रीन पे अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दीज ब्लॉक्स। और इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे या टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। ये एक तरीका था। अब दूसरा केस आप लोगों को दिया जाता है कि सपोज एक अननोन ऐसा आपको डायग्राम दे दिया गया है और उस डायग्राम में आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि वेवफॉर्म कितने ब्लॉक को कवर कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपको दे दिया गया है एक ब्लॉक की वैल्यू को, सपोज एक ब्लॉक की वैल्यू है 0.5 मिली सेकेंड और जो वेवफॉर्म है वो कवर कर रही है 3 ब्लॉक्स। ठीक है, कंप्लीट पॉजिटिव एंड हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल में 3 ब्लॉक्स को कवर कर रही है। तो अभी अगर ये वेवफॉर्म 3 ब्लॉक्स को कवर कर रही है और एक ब्लॉक की वैल्यू दी गई है आपको 0.5 मिली सेकेंड, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेवफॉर्म? 1.5 मिलीसेकंड। और फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मैम Yes. रेसिप्रोकल कर देंगे उस वैल्यू का। हाँ तो बताइए भाई, रेसिप्रोकल कर दे, वो तो मुझे भी पता है। कॉपी पेन कैलकुलेटर कुछ साथ में रखिए, बताइए कैलकुलेट करके क्या होगी वैल्यू। विकास के अलावा और किसी को कुछ नहीं आता क्या? बता सकते हो अभी? निशा, आपको मिल गए नोट्स या नहीं मिले? मैम नहीं मिले। ओह माय गॉड, अभी तक नहीं मिले बेटा? नहीं मिले मैम, हमने फिर हमारी फ्रेंड से लिए। अच्छा, मतलब आपको ओलंपस से नहीं मिला, आपको किसी और से मिल गया ना? यस मैम। तो जैसे अब मैं आज का जो अपलोड करूंगी तो वो आप कैसे लेंगे, फिर से किसी से ले लेंगे? मैम वो वापस हमें उससे लेना पड़ेगा, प्रिया से। अच्छा, तो आप चेक करो एक बार, यस मैम। आपसी मतलब बाकी लोग तो अगर डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आपका लॉगिन वगैरह है ना ऐप पे या नहीं है? ग्रेट लर्निंग पे लॉगिन है आपका? मैम है लेकिन मैम, यस मैम सब है, लेकिन हम जैसे उसको क्लिक करते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, पीडीएफ नहीं शो होता है। अच्छा, यस मैम। ठीक ठीक है, एक बार फिर से करके देखना, और अगर और भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो फिर देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि अगर सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम है तो कुछ देखना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, मोबाइल में प्रॉब्लम है, किसमें दिक्कत है। ओके। चलो कोई बात नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, प्लीज कैलकुलेट किया किसी ने क्या? 1.5 मिली सेकेंड टाइम पीरियड आ रहा है, बट व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? मैम 0.06 0.06 यूनिट के साथ बताइए, बिना यूनिट के किसी नंबर का कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यूनिट। यूनिट के साथ मैम टाइम पीरियड 1.6 मिलीसेकेंड था। बेटा 0.5 मिली सेकेंड दिया था ना मैंने, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 विल बी इक्वल टू 1.5 मिली सेकेंड। आप लोग ऐसे में नहीं सॉल्व कर पा रहे तो सामने में तो पता नहीं 1 घंटे लग जाएंगे आपको सिर्फ 1/t करने में। हम्म, मैम 0.6 मिलीसेकंड। मैम 666। ओके, 666.6 हर्ट्ज, वेरी गुड। इसी को हम 0.6 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, है ना? 0.66 किलो हर्ट्ज। यस मैम।
ठीक है, तो थोड़ा ये चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ाइए कि यूनिट के साथ आपको कैसे डील करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, कोई भी क्वांटिटी पूछी गई है कि अगर फ्रीक्वेंसी बतानी है तो आप विदाउट हर्ट्ज बता रहे हो नंबर्स में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। करंट पूछा जा रहा है, आप विदाउट एनी यूनिट बता रहे हो 2, तो क्या है 2, व्हाट इज दिस 2, सिर्फ आप नंबर बता रहे हो, नंबर का कोई वैल्यू नहीं है इन इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी भी अगर आप इसके साथ डील कर रहे हो। मैथ्स में होता तो चल जाता कि हाँ 2 3 4, सो ध्यान रखिए यूनिट्स के साथ आपको बताना है। सो नेक्स्ट इज कि ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन और एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन, ये दो कैलकुलेशन क्लियर है आप सभी को। तो मैं ये मान के चलूं कि ये वाले एक्सपेरिमेंट को आप लोग कर सकते हैं अगर आपको लिखना हुआ तो, और आपसे पूछा गया कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन भी बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, यस और नो, समझ आया या नहीं। मैम एक डाउट है मैम, Yes, फ्रीक्वेंसी के लिए आप बोल रही थी 2 से ज़्यादा ब्लॉक होंगे, नियरली मतलब 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, लेकिन मैम मेरे को तो 2 से कम लग रहे हैं। एक बार आप फ्रीक्वेंसी को फिर से बता दीजिए। कि ब्लॉक्स 2 से ज्यादा होंगे या कम होंगे ये कोई कंडीशन नहीं है। आपका एक ब्लॉक कवर हो रहा है वेव फॉर्म में, या एक 1.5 ब्लॉक कवर हो रहा है, या 2 ब्लॉक कवर हो रहा है, इट डजंट मैटर। द क्वेश्चन इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू क्या है। और अगर एक ब्लॉक से ज्यादा है या एक ही ब्लॉक है और आपको उस ब्लॉक की वैल्यू पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव फॉर्म। क्लियर है ये? यस मैम। yes, ma'am. कि अभी आपको वेवफॉर्म नहीं दिख रही है, अभी प्रॉपर ये इमेज उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर हम लोग सामने से कर रहे होते, सपोज हमारे पास सामने सीआरओ होता एंड हम मैनुअली नॉब को घुमाते और मैनुअली वेवफॉर्म को देखते एकदम से स्क्रीन के सामने खड़े होकर के, तब तो हमें क्लियर दिख रहा होता और तब कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होती कि हम अपने हिसाब से 2 ब्लॉक ले सकते थे, अपने हिसाब से 3 ब्लॉक ले सकते थे। क्यों? तब स्केल की वैल्यू को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये जो हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, जिसमें कि ये क्लियरली विजिबल नहीं है कि कितनी ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। बट जो एक्चुअली में किया जाता है कि बस ये कि आपको ये बता दिया जाएगा कि कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है वेवफॉर्म, और एक बार आपको ये पता चल गया कि कितने ब्लॉक्स कवर कर रही है और उन ब्लॉक्स की वैल्यूज भी पता है, तो हम टाइम पीरियड टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार टाइम पीरियड आ गया तो उसका इन्वर्स करके हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट लगेगा वर्टिकल एक्सिस में, कि हम एक बार ये देख लेते हैं, या एक बार अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि वर्टिकल एक्सिस में कितने ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं या एम्पलीट्यूड कितने ब्लॉक्स कवर कर रहा है, तो उन ब्लॉक्स की वैल्यू से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। और एम्पलीट्यूड में 2 एम्पलीट्यूड होते हैं, एक तो पीक टू पीक वैल्यू होती है, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। सिंपली अगर सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो मतलब आपको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू या नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, जो कि दोनों ही सेम होती हैं हर केस में, तो वो बतानी होती है। और अगर आपसे पीक टू पीक वैल्यू पूछी गई है तो आपको वो पूरी रेंज बतानी होगी कि प्लस वैल्यू से लेकर के माइनस वैल्यू तक कितनी रेंज कवर कर रही है वेवफॉर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं सीआरओ में, जैसे कि आपको ये ऊपर वाले पैनल में दिख रहा होगा, ये ऊपर वाले पैनल में ये स्क्वायर 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 करके बहुत सारी टैब्स दी हुई हैं। ठीक है, तो अब इन टैब्स में क्या होता है कि अलग अलग ऑप्शन है। अगर मुझे सिर्फ इस मोड में देखना है कि सिर्फ एक्स एक्सिस सिर्फ एक वेव फॉर्म देखना है, तो हम सिर्फ एक वेव फॉर्म को देख सकते हैं एक टैब को प्रेस करके। और उसके अलावा अगर हमें ऐसा करना है कि सिर्फ वर्टिकल एक्सिस में कितनी कवरिंग हो रही है ये देखना है, तो हम एक टैब को दबा करके ये कर सकते हैं कि पूरी वेव फॉर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ ये दिखेगा कि वर्टिकल एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक की कवरिंग है, ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब ऑल्ट और चॉप मोड भी होता है, कि जिसमें चॉप मोड में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन वेव फॉर्म के उस सेक्शन को ही हम देख सकते हैं बाय प्रेसिंग दैट वेव फॉर्म। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है,
और उसके अलावा जैसे कि अभी अभी इस वेवफॉर्म में साइनोसॉइडल सिंपली हमें दिख रही है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अगर सपोज इस वेवफॉर्म में कोई डीसी भी मिक्स होता, कोई डीसी सिग्नल भी मिक्स होता, तो उसके वजह से क्या होता कि जो आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है, मतलब जो 0 एक्सिस होती है, वो पॉइंट शिफ्टेड होता, और वो चीज पता करने के लिए हमें एक टैब आता है जिसमें कि डीसी लेवल लिखा होता है। उसको प्रेस करने से ये पता चल जाता है कि हमारी वेवफॉर्म में कितनी डीसी प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जितने ऑप्शन एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हैं, उतने सारे ऑप्शन सेकेंड इनपुट के लिए भी हैं। और हालांकि अब तो सीआरओ ऐसे आने लगे जिसमें एक साथ हम 4 वेव फॉर्म को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, मतलब यहाँ पे एक साथ हम 2 वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं। ये डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप है। और ऐसे ही हम और भी ज्यादा ट्रेसिंग, मतलब ये 2 से ज्यादा वेव फॉर्म्स को भी देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन जनरेटर पे। ये तो ऑसिलोस्कोप था। फंक्शन जनरेटर में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो नाम से समझ में आ रहा है कि अलग अलग शेप्स की वेवफॉर्म को हमें जनरेट करना है, तो हम यूज करेंगे फंक्शन जनरेटर। अब फंक्शन जनरेटर का अंदर का ब्लॉक डायग्राम तो हम लोग देखेंगे ही, थ्योरेटिकल स्टडी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है, और जो लैब में है आपके बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट हाँ सिमिलर है इससे। तो इसमें क्या है हमारे पास ऑप्शन, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे हर्ट्ज में शो कर रहा है। ये जो अलग अलग टैब्स हैं, अलग अलग टैब्स आपको, इससे हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी या तो 0.1 हर्ट्ज, मतलब 1 हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल को हम जनरेट कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज बहुत ही ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज आप लोग समझ रहे हैं, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी, इवन वॉइस सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज्यादा होती है। तो मैनुअली इतनी कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग आगे और भी सर्किट्स पढ़ेंगे, जैसे ऑसिलेटर पढ़ेंगे। ऑसिलेटर का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना, साइनोसॉइडल सिग्नल्स को जनरेट करना ऑसिलेटर का काम होता है। बट उन ऑसिलेटर से भी इतनी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो फंक्शन जनरेटर इजिली लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर लेता है। जैसे कि 0.1 हर्ट्ज पे अगर आपने सेट कर दिया, तो आपको 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा। सिमिलरली 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, 100 हर्ट्ज की, 1 किलो हर्ट्ज की, 10 किलो हर्ट्ज की, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को अलग अलग पॉइंट पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के अलावा भी अगर आपको 1 to 10K के बीच में चाहिए, तो उसके लिए नॉब दिया गया है, जिससे कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्ट ये विजिबल नहीं कौन सी नॉब से, बट उस पर्टिकुलर नॉब को हम लोग अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जैसे कि अपने यहाँ लैब में जो है वहाँ पे ऑप्शन है कि वी कैन एडजस्ट दैट फ्रीक्वेंसी। आपको 5 किलो हर्ट्ज पे चाहिए, तो हम नॉब से इजीली 5 किलो हर्ट्ज पे सेट करके फ्रीक्वेंसी को 5 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एम्पलीट्यूड पे। तो एक ऑप्शन होता है आपके पास, एक नॉब होता है एम्पलीट्यूड का, जिससे कि हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, और हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड जितना भी 0 से लेकर के एक पर्टिकुलर रेंज तक के एम्पलीट्यूड को हम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ ड्यूटी साइकिल दिख रहा है, ऑफसेट है। ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो आपकी वेव फॉर्म का होगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 50% में ऑन मिले, 50% में ऑफ, तो वो भी सेट किया जा सकता है। सिमिलरली ऑफसेट, आपको वेव फॉर्म में कोई ऑफसेट चाहिए, या उसके फेज को कुछ आपको सेट करना है, फेज जो है वेव फॉर्म का उसको फिक्स करना है, वो भी ऑप्शन रहता है। उस पर कोई अटेन्युएशन ऐड करना है, वो भी ऑप्शन रहता है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो फंक्शन जनरेटर दिखाया गया है उसमें नहीं है, लेकिन जो अपने लैब में यहाँ लैब में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन प्रेजेंट है। तो ये चीजें हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो टैब्स दिख रही है आपको, यहाँ पे हम साइन वेव ले सकते हैं, स्क्वायर वेव ले सकते हैं, ट्रिगर पल्स ले सकते हैं, सॉ टूथ जनरेट कर सकते हैं। सॉ टूथ हमने देखा सीआरओ में यूज किया जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। तो अलग अलग शेप के सिग्नल्स को हम अपने एज पर यूज
अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आउटपुट के उसको हम इस कनेक्टर के थ्रू इनपुट में दे सकते हैं सीआरओ के या किसी भी सर्किट के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, ये है आपका प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है फंक्शन जनरेटर का यूज, प्रैक्टिकल यूज ये था। अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरेटिकल कैसे होता है, एक्चुअली फंक्शन जनरेटर वर्क कैसे करता है, ये सारे एक बार फंक्शन कैसे जनरेट करता है। यस मैम नॉब्स जो है मैम उनकी क्या बता एक दीजिए बार क्या। मैम वो जो मूवेबल नॉब्स नहीं है मैम उनको यहाँ बता पे, दीजिए। मैम हाँ ऊपर हाँ वाली। हाँ, मूवेबल नॉब्स जो है यहाँ देखो, यहाँ जो ऊपर वाली ये क्वार्ट्स है, फाइन है, ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए है कि आपको फ्रीक्वेंसी को कितना वेरी करना है, कितना ट्यून करना है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, उससे हम चेंज कर सकते हैं इन नॉब की मदद से। ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इनसे फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। सिमिलरली ड्यूटी साइकिल को चेंज करना है, ड्यूटी साइकिल मतलब वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड आपको एडजस्ट करना है कि इतने ड्यूरेशन में मेरी वेव फॉर्म ऑन रहेगी, इतने ड्यूरेशन में ऑफ रहेगी, मतलब इतना पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, इतना नेगेटिव हाफ साइकिल। तो उसे हम इस ड्यूटी साइकिल से सेट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली सिमेट्रिक वेव फॉर्म होती है, नॉर्मली जितना ऑन टाइम होता है उतना ही ऑफ टाइम होता है, मतलब सिमेट्री होती है। बट अगर रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा टाइम के लिए ऑन टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम तक आपको पॉजिटिव वेव फॉर्म चाहिए, कम टाइम के लिए आपको नेगेटिव वेव फॉर्म चाहिए, तो वो एडजस्ट किया जा सकता है ड्यूटी साइकिल से। देन ऑफसेट है, ऑफसेट आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट जीरो से ना स्टार्ट हो आपकी वेव फॉर्म, कुछ ऑफसेट हो वेव फॉर्म में, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से अटेन्युएशन है कि अटेन्युएशन को कैसे आप, मतलब आपकी वेव, जब भी हम कम्युनिकेशन सिग्नल को यूज करते हैं तो ये पता है कि जब सिग्नल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा है तो उसमें अटेन्युएशन आना ही आना है, तो हम अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इतना अटेन्युएशन प्रेजेंट है तो कैसी वेव फॉर्म होगी, ऐसा। मैम ठीक है, फ्रीक्वेंसी में ये दो हैं मैम, फाइन और दूसरा कोलेस लिखा है, क्या लिखा है मैम ये दोनों क्वार्ट्स क्या। क्वार्ट्स, हाँ मैम ये दोनों दोनों ये एग्जैक्ट देखो, फाइन और क्वार्ट्स, ये जो आपको इस इमेज में दिख रहा है ये आपके लैब में नहीं प्रेजेंट है ये वाला, तो आपको इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है कि क्या होगा इससे। बट एक जनरल जो यूज हो रहा है मैं वो बता सकती हूँ कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो चेंज करनी है और उसकी वैल्यू में थोड़ा और वेरिएशन करना है, मतलब कि जैसे कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है 725, तो सिर्फ 725 की, लेकिन फिर भी आपको उससे भी थोड़ा कुछ कुछ चेंज वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके का वेरिएशन अगर आपको लाना है वैल्यू में फ्रीक्वेंसी की, तो आप इन दोनों नॉब से कर सकते हैं। और मैम वैसे ट्यूनिंग के इसका लिए इतना होगा वो, यूज नहीं है, और ट्यूनिंग के लिए जो एकदम ट्यूनिंग के फाइन लिए ट्यून। ही है ये नॉब, ट्यूनिंग के लिए, यस यस, ट्यूनिंग के लिए ही है ये। बट ये आपके लैब में प्रेजेंट नहीं है, आप अगर जाके करोगे भी अभी तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगे, बट फिर भी अगर आपको मिलता है कहीं पे भी यूज करने के लिए तो ये सिर्फ ट्यून करने के लिए कि आपको किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ट्यून करना है, और वहां पे आप फाइन एंड क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इज ओके इट मैम। क्लियर? यस मैम। और सभी लोग, और किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Clear. क्लियर है, ठीक है। सो अब हमें करना है कि इसका, ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, एंड दिस कंप्लीट्स योर स्टडी ऑफ सीआरओ एंड स्टडी ऑफ फंक्शन जनरेटर। अब इसको लिखना कैसे है, अगर प्रैक्टिकल फाइल आपसे ली जाती है तो उसमें लिखना कैसे है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। आप फाइल लेकर के वैसे लिख करके सबमिट करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जहां तक है आपको सबमिट करना होगा। और उसके अलावा भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो भी आज आपको समझाया गया है उससे एक और एक्सपेरिमेंट जो कवर होता है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एंड दिस कंप्लीट ये जो आपके 4 एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए गए थे लास्ट वीक में वो कंप्लीट होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अभी हम लोग इसका थ्योरी पार्ट भी करेंगे ताकि वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होगा कि थ्योरेटिकल किस तरीके से फंक्शन जनरेटर अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसे वर्क करता है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या ब्लॉक डायग्राम है। इसमें अगर किसी को अभी डाउट हो इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं?
मैम क्लियर। ओके, तो इसके बाद आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे फाइल के लिए। सो क्लियर है ना सभी को? अब कैसे करना है? एक्सपेरिमेंट जैसे लिखते आए हैं वैसे ही लिखना, उसमें कोई नया कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कुछ कुछ चीजें जो हमेशा आप ऐसे ही ध्यान नहीं देते थे, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है और थ्योरी कितनी कैसे क्या लिखनी है, ये चीजें जो मैं आपको बता दूंगी। सो अब नेक्स्ट एक नई चीज जो पीडीएफ हम लोग देखते हैं, थ्योरी जो हमें फंक्शन जनरेटर की करनी है। सो दिस इज दी फंक्शन जनरेटर, और इसका एक और डायग्राम भी है मेरे पास से, 1 मिनट रुकिएगा, शो दैट डायग्राम, वेयर इज इट? सो अभी आपको नई इमेज दिख रही है स्क्रीन पे? यस मैम। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। ये आपको पीडीएफ नोट्स में भी यही ब्लॉक डायग्राम मिलेगा जो आपको अपलोड किया जाएगा। और अगर इमेज चाहिए तो इमेज भी मैं अपलोड कर दूंगी, इमेज भी आप ले सकते हैं, कलरफुल इमेज देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो टेढ़ी मेढ़ी इमेज नोट्स में मैंने बनाए हैं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। जनरल थ्योरी यही है कि फंक्शन जनरेटर एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज, जो बेसिक यूज है कि इससे हम अलग अलग शेप्स की, जैसे कि यहाँ दिख रहा है स्क्वायर, ट्रायंगुलर, साइनोसॉइडल शेप की वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग शेप के साथ साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी हम जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग शेप एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन हमारे पास आया है, वो कैसे आया है, उसके लिए हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एक नेटवर्क लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क ये ब्लॉक में लिखा हुआ है, दैट मीन्स जिसके अंदर की जो सर्किटरी है वो ऐसी, आपको उस सर्किटरी के डिटेल में अभी नहीं जाना है क्योंकि दैट विल बी फर्दर सब्जेक्ट, मतलब आपके हायर सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं आप उसमें ये ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ब्लॉक का जो काम है कि इसमें हम इनपुट में अगर वोल्टेज दे रहे हैं तो वो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के थ्रू कंट्रोल का होगा, मतलब कि वोल्टेज दे करके आप फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग नेटवर्क बनता है और ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क का जो भी आउटपुट जाएगा वो जाएगा कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स 1 एंड कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स 2 में। ये दो अलग अलग सप्लाई सोर्स हैं, मतलब ये सोर्सेज हैं जो कि कांस्टेंट करंट को दे रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट करंट है, ये कांस्टेंट करंट, यस मैम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क जो मैम बैंड पास फिल्टर है क्या? नहीं, ये फिल्टर नहीं है बेटा। फिल्टर होता तो फिल्टर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता कि ये फिल्टर है। ओके मैम। फिल्टर का काम होता है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क, मतलब यहाँ पे जो आप इनपुट में यहाँ वोल्टेज कुछ दे रहे होगे उस वोल्टेज के थ्रू कंट्रोलिंग करना। उसके लिए भी सर्किट्स आते हैं, जैसे इंटीग्रेटर हो गया और भी बहुत सारे सर्किट्स आते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब जिसमें कि जो क्वांटिटी है, जो हमारा वोल्टेज है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आएगा। हमारी करंट है वो फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हम इनपुट में करंट या वोल्टेज दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी। और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग नेटवर्क बनता है। और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी तभी जाकर के अल्टीमेटली इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये ब्लॉक इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कंट्रोलिंग, फ्रीक्वेंसी की कंट्रोलिंग जो भी हम सिग्नल दे रहे हैं उसके थ्रू होती है, और यहाँ पे इसका इंडिविजुअल सर्किट होता है। फिल्टर्स यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो उससे रिलेट मत करिएगा। नेक्स्ट इज कि हम सोर्स यूज कर रहे हैं, 2 सोर्स हैं, करंट सोर्स जनरेट करने वाले, कांस्टेंट करंट को जनरेट करने वाले 2 सोर्सेज हैं। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट करंट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट करंट का मतलब, एक मिनट,
ऐसे कुछ सिग्नल कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो पोलैरिटी का सिग्नल जाएगा, यहाँ पे उसके रिवर्स पोलैरिटी का सिग्नल जाएगा। और कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलता है, बताइए। 0 मैथ्स पढ़ी है सभी ने? हाँ, 0 इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नो 0। मैम, वेरिएबल मैम वेरिएबल मिल जाता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं। मैम टी मिल जाएगा। टी मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर आपने एक कांस्टेंट ऐसा सोर्स लिया है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, टी ऐसा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वेरिएबल मिलेगा। अगर आपने सिंपल एक 5 वोल्ट लिया हुआ है, सपोज ये 5 एम्पियर लिया है, तो आपको आफ्टर इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 5 टी, ठीक है। और टी मतलब एक रैम्प सिग्नल, एक ऐसा इंक्रीजिंग सिग्नल, और इसी की अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाएगा तो आपको एक डिक्रीजिंग सिग्नल मिलेगा, ऐसा। देन अगेन इंक्रीजिंग। अब ये कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। जो हमारा अपर करंट सोर्स है वो कांस्टेंट करंट सोर्स पॉजिटिव वैल्यू का दे रहा है। ये पॉजिटिव वैल्यू का सोर्स करंट जो है वो इंटीग्रेट होकर के हमें आउटपुट में कुछ ऐसा इंक्रीजिंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग सिग्नल जो है ये कहाँ जा रहा है, वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर में ये जा रहा है। एक मिनट, ओहो एंड हो गया क्या? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट, ठीक है। ये जाएगा वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर में। वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर, अब ये एक नया सर्किट है। मल्टी वाइब्रेटर का काम होता है कि इसमें जो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, इस टर्मिनल में जो भी आपकी वैल्यू है, एक मिनट, मल्टी वाइब्रेटर वोल्टेज कंपैरेटर मतलब ये कंपेयर करेगा इसके इनपुट में जो भी वोल्टेज आ रहे हैं। आपको सिंगल इनपुट दिख रहा है, बट एक्चुअली में सिंगल इनपुट नहीं होते हैं, दो इनपुट होते हैं। इंटीग्रेटर में भी 2 इनपुट होते हैं, यहाँ भी 2 इनपुट होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक बनाया गया इसमें सिंगल लाइन दिखाई गई है। तो इसके इनपुट में जो भी 2 इनपुट, दो वोल्टेजेस प्रेजेंट है, उन दोनों को कंपेयर करेगा, और दोनों में से जो भी ज्यादा है, अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो ये आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर नेगेटिव ज्यादा है तो वो नेगेटिव वैल्यू, मतलब जो भी हाई वैल्यू ज्यादा होगी उसी को शो करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो जो भी इंटीग्रेटर का आउटपुट आ रहा है एक सर्टेन वैल्यू तक, जो कि डिफाइंड लेवल होता है इसका, उस लेवल तक पहुंचने के बाद जैसे ही इंटीग्रेटर की वैल्यू उससे ज्यादा जाएगी तो वोल्टेज मल्टीवाइब्रेटर अपने आउटपुट को स्विच कर देगा। अपने आउटपुट को स्विच कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहले जब कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स इससे इनपुट जा रहा था, अब वो चेंज होकर के इनपुट जाने लगेगा कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स 2 से। अब जब कांस्टेंट करंट सोर्स सप्लाई 2 से जाएगी तो उससे रिवर्स पोलैरिटी की करंट जाएगी, और जो आपको पहले इंक्रीजिंग रैंप मिल रही थी वही डिक्रीजिंग रैंप मिलने लगेगी। ऐसा काम होता है कंपैरेटर की वजह से। कंपैरेटर का काम होता है इनपुट में जो भी वोल्टेजेस प्रेजेंट है उनको कंपेयर करना, और एक सर्टेन लेवल पे कंपेयर करके उससे स्विच करना, आउटपुट में स्विच। और जैसे ही यहाँ पे जो इसके इनपुट में वैल्यू आ रही है उस पर सर्टेन डिफाइंड लेवल से ज्यादा जाएगी तो आउटपुट स्विच कर जाएगा, और आउटपुट स्विच करेगा तो पहले ये अगर सोर्स प्रेजेंट था तो स्विच होकर के ये वाला सोर्स से करंट जाने लगेगी, और फिर से अगर इस वाले सोर्स से जो भी करंट जा रही है और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो एक सर्टेन लेवल जो फिक्स है उससे कम हुआ तो अगेन आउटपुट विल स्विच, और आउटपुट स्विच होकर के फिर से इस कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स 1 से जाने लगेगा। समझ आया क्या आप लोगों को? मैम नहीं आया मैम, एक और बार समझा दीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो सोर्स 1 है उसे इनपुट जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटर है, कांस्टेंट करंट अगर जा रही है तो इंटीग्रेट करके हमें एक रैंप मिलेगी इंक्रीजिंग। ये क्लियर है सभी को?
यहाँ तक यस मैम। इंक्रीजिंग रैंप मिलेगी, मतलब एक डाउट इंक्रीजिंग ये वैल्यू मिलेगी। अब वो मैम कांस्टेंट करंट सप्लाई से मैम डायरेक्ट एक कनेक्टिंग वायर जो है वोल्टेज कंपैरेटर के आगे लगी हुई है मैम, तो वो उससे नहीं पास हो जाएगा सिग्नल? किससे? मैम जो कांस्टेंट करंट सप्लाई कौन से सा मैम ये डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर लगी हुई है। नो मैम ऊपर वाली, सबसे ऊपर, अपर मोस्ट मैम। ये मैम वो ये कनेक्टिंग, यस मैम। ये यस मैम। ये रिवर्स यस मैम। कनेक्शन है बेटा, सी एरो का डायरेक्शन देखो, रिवर्स कनेक्शन है, ये रिवर्स कनेक्शन है ओके मैम। विकास। यस मैम, यस मैम, समझ गया। डायग्राम अच्छे से देखो बेटा, अभी भी ये यस मैम। डाउट? नो मैम, नो मैम। हाँ, ओके मैम, मैम समझ गया मैम। ये रिवर्स कनेक्शन है, पहले समझ गए ना? ठीक है, यस यस मैम। पहले एक बार आप लोग वर्किंग सुन लीजिए, उसके बाद डाउट क्रिएट करिएगा। पहले एक बार सुन तो लो कि कैसे काम करता है, ठीक है? जो भी आपकी कांस्टेंट करंट सप्लाई आ रही है वो इंटीग्रेटर से इंटीग्रेट होगी। इंटीग्रेट होने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग होगी? क्योंकि कांस्टेंट को को इंटीग्रेट करने पे हमें एक रैंप सिग्नल मिलता है, मतलब टाइम के साथ इंक्रीजिंग सिग्नल। अब वो जो इंक्रीजिंग सिग्नल है, वो इंक्रीजिंग सिग्नल जा रहा है कहाँ पे? वोल्टेज कंपैरेटर पे। वोल्टेज कंपैरेटर का काम आता है, इसके काम क्या होता है कि इसके इनपुट में जो भी वोल्टेज प्रेजेंट है उसको कंपेयर करना, उसको एक सर्टेन डिफाइंड वैल्यू से ये कंपेयर करेगा, और अगर जैसे ही वैल्यू उससे ज्यादा हुई, जो आउटपुट की वैल्यू है इंटीग्रेटर के उस डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा हुई, तो कंपैरेटर का आउटपुट स्विच कर जाएगा। और आउटपुट स्विच करने का मतलब है कि इसका आउटपुट जो यहाँ ये फीडबैक कनेक्शन आपको दिख रहा है, कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स से जो करंट यहाँ जा रही है, अब वो यहाँ इससे ना जा करके अब जो इंटीग्रेटर के इनपुट में करंट जाएगी वो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स 2 से जाएगी। जैसे ही आपकी वेवफॉर्म एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हुई, तो आपका आउटपुट स्विच कर गया। आउटपुट स्विच करते ही जो हमारा सप्लाई सोर्स 1 था वो चेंज होकर के सप्लाई सोर्स 2 हो गया। सप्लाई सोर्स 2 से नेगेटिव करंट जाएगी, और नेगेटिव करंट की वजह से हमें डिक्रीजिंग रैंप मिलेगी, और डिक्रीजिंग रैंप भी अगेन वैल्यू डिक्रीज होते हुए जाएगी। और इसके लिए भी एक सर्टेन वैल्यू से अगर मिनिमम वैल्यू हुई, तो फिर से कंपैरेटर का आउटपुट स्विच कर जाएगा, और अगेन सप्लाई सोर्स 2 से सप्लाई सोर्स 1 1 ऑपरेट होने लगेगा फॉर इनपुट करंट। और इस तरीके से हमें आउटपुट में एक ऐसी वेवफॉर्म, मतलब जैसे इंक्रीजिंग रैंप आएगी, तो आपको तो एक सर्टेन लेवल तक वैल्यू मिली, फिर उसके बाद आउटपुट स्विच कर गया तो फिर से आपको डिक्रीजिंग मिलेगी, और इस तरीके से जो शेप मिलकर निकल करके आता है वो एक स्क्वायर शेप होता है। उसको मैं आप लोगों को कैसे से ड्रॉ करके बताती हूँ, उससे ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। वोल्टेज कंपैरेटर का आउटपुट आपको ऐसा कुछ मिलेगा, और ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है एक ऐसी वेवफॉर्म, रैंप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिल रही है। ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जब वोल्टेज कंपैरेटर के इनपुट में जाएगी, तो इसका ऑलरेडी एक डिफाइंड लेवल है कंपैरेटर का, ये कुछ सर्टेन लेवल्स हैं। तो जैसे ही उन लेवल से वैल्यू ज्यादा होती है, ये जो 2 लेवल हैं, इन लेवल से वैल्यू अगर इससे ज्यादा हुई वैल्यू, तो कंपैरेटर का आउटपुट स्विच करके कहाँ चला जाता है? लोअर लेवल पे। तो यहाँ इसका जो रिजल्ट निकल करके आता है वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा। मतलब ये जो ट्रायंगुलर वेव है ये कन्वर्ट हो जाती है एक स्क्वायर वेव में बाय यूजिंग दिस वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर। और अगर हम ये मल्टी वाइब्रेटर ना यूज करें तो हमें सिंपली यही जो वेव फॉर्म निकल के आ रही है वो क्या है? एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलती है। और इसी को ही और अगर हम आगे एक और ब्लॉक यूज कर लें, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, मतलब जैसे कि आप क्लिपर क्लैंपर सर्किट पढ़ रहे होगे, ऐसा कोई सर्किट अगर हम यूज कर लें तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में। नॉट एग्जैक्ट साइनोसॉइडल, बट with some distortion it will be converted into a sinusoidal shape। और इस तरीके से आपका एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग नेटवर्क की मदद से जो कांस्टेंट करंट सोर्स है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है अलग अलग शेप के सिग्नल्स में। इज इट क्लियर? कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है कि ये कैसे काम कर रहा है, विच इज मल्टी वाइब्रेटर।
सारे ब्लॉक नए, लेकिन इंटीग्रेटर का काम आपको पता है, मल्टी वाइब्रेटर का काम नहीं पता, पहली बार आप लोग इससे फैमिलियर हो रहे हो। तो मल्टी वाइब्रेटर का काम सिर्फ यही होता है कि जो भी इसके इनपुट में वैल्यू प्रेजेंट है वो उससे कंपेयर करेगा एक डिफाइंड लेवल से, और अगर उससे ज्यादा है तो आउटपुट विल स्विच टू पॉजिटिव वैल्यू, और अगेन फिर से अगर वैल्यू प्रेजेंट हो रही है और वो एक सर्टेन लेवल से कम या ज्यादा है तो आउटपुट विल स्विच टू अनदर सोर्स, ऐसा होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज बता सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल यही कि हर ब्लॉक की क्या काम है, और जो मेन ब्लॉक है आप लोग आपका वो यही है। मैम कैपेसिटर का क्या काम है? एक मिनट। आप लोगों को ये इमेज दिख रही है? नो मैम। स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ना? यस पीडीएफ मैम। दिख रहा है? इमेज मैम। इमेज दिख रही है? यस मैम। इमेज दिख रही है। ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का काम होता है कि जितने अमाउंट ऑफ करंट आपको फ्लो करानी है उतनी ही करंट जाए, और उसके अलावा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का स्टोरेज होता है। आप लोगों को पता होगा चार्ज स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटर, तो सिंपल वैल्यू ना एक्सीड करे उसके लिए लगाया गया है। यहाँ पे ये इंटीग्रेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, और इंटीग्रेटर के लिए ही जैसे ही आप इंटीग्रेटर यूज करोगे, बिना कैपेसिटर के इंटीग्रेटर फॉर्म ही नहीं होगा, बिना कैपेसिटर के डिफरेंशिएटर फॉर्म ही नहीं होगा, इसलिए। और जो वैल्यू जाए, यस मैम बट इंटीग्रेटर में तो डीसी वोल्टेज जा रहा था, और सर ने बताया था कैपेसिटर जो डीसी वोल्टेज मतलब पास नहीं करता है। यस डीसी पास नहीं करता है, बट डीसी कैपेसिटर किसको पास नहीं करता, किसको स्टोर करता, बताइए। मैम एसी के पीक वोल्टेज को वो स्टोर कर लेता है, उसके अलावा डीसी को पास नहीं करता है। डीसी के लिए कैपेसिटर विल एक्ट एज ओपन सर्किट, और एसी के लिए कैपेसिटर विल बी शॉर्ट सर्किटेड। और ये जो इंटीग्रेटर सर्किट है, इंटीग्रेटर सर्किट विल बिहेव एज एन इंटीग्रेटर ओनली विद दिस कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो यहाँ पे जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम हो रहा है, जो आपको रैंप वेवफॉर्म मिल रही है, इंक्रीजिंग वेवफॉर्म, विदाउट कैपेसिटर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए बेटा। और जो कांस्टेंट करंट आ रही है कैपेसिटर के अक्रॉस की, आप बताइए कि करंट क्या होती है मुझे? मैम जो करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, आईसी होगी, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन। आईसी होगी नहीं, इक्वेशन क्या होती है? आपको ये डाउट होने के पहले ये बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। आईसी इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी होता है, यस और नो? यस मैम। और इसी से अगर आपको वोल्टेज निकालना हुआ तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी? V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, यही होगा? यस मैम। नो? ठीक है। और उसी से आपको चार्जिंग मिलेगी, उसी से आपको, यही इक्वेशन है कि आपको रैंप सिग्नल मिलता है। I इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा तभी तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, विदाउट कैपेसिटर दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके मैम, क्लियर है? यस मैम। और कोई डाउट किसी को? बाकी यहाँ जो थ्योरी लिखी हुई है ये आपकी एच.एस. कल्सी बुक की थ्योरी है, और एच.एस. कल्सी बुक अगर आपके पास है तो नो नीड टू रेफर दिस नोट्स, और नहीं है तो आप इसको पढ़िए, नहीं समझ आ रहा है तो आप बुक पढ़िए, और आप गूगल से पढ़ना चाहते तो गूगल से पढ़िए, बट ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि गूगल में कुछ भी बकवास मिलता है। इससे मैं आपको रेफर यही करूंगी कि आप एच.एस. कल्सी या ए.के. साने या तो फिर ये नोट्स से पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स भी आपके ए.के. साने और एच.एस. कल्सी से ही बने हुए हैं। और कुछ चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में जो अपना ग्रुप बना हुआ है, कि ये कैसे वर्क करता है। सिंपल ये ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसी की थ्योरी लिखनी होगी, और एग्जाम में अगर पूछा जाता है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम तो बनाना ही है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी डायग्राम यही होगा,
और उसके अलावा जो वर्किंग है एग्जैक्ट पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको प्रैक्टिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी होगी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक आप लोग सीआरओ की और ज़्यादा जो बेसिक डायग्राम वगैरह हैं वो सब आप रेफर करिए, और उसको फाइल में आपको बनाना है तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपसे फाइल कभी भी मांगी जा सकती है कि आपके 4 एक्सपेरिमेंट्स अगर हो गए हैं तो उसकी फाइल आपकी कंप्लीट है या नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। और बाकी लोग भी प्रेजेंट है भाई, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बता दो। आप लोग के क्लियर लिए है नई मैम। है, बहुत सारी चीजें नई हैं, बट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस ये है कि हाँ, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग नेटवर्क है, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग नेट सर्किट है। इसका काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसको शेप करना, जैसे कि क्लिपर और क्लैम्पर इसके एग्जाम्पल हैं। आपका कांस्टेंट करंट सोर्स है, इंटीग्रेटर लगा हुआ है जो कि इसको इंटीग्रेट करेगा, एंड विदाउट कैपेसिटर इंटीग्रेटर वोंट वर्क। ये आप लोग आगे की सर्किट क्लासेस में देखेंगे कि इंटीग्रेटर का सर्किट कैसा होता है। उसके अलावा कंपैरेटर सर्किट है जो कि इनपुट को कंपेयर करके आउटपुट में स्विचिंग करता है। जैसे इनपुट का लेवल ज्यादा होता है तो आउटपुट को स्विच करके एक सोर्स से, देन अगेन इनपुट का लेवल चेंज होता है तो भी आउटपुट को स्विच करके नेक्स्ट सोर्स से कनेक्ट करता है। और इस तरीके से आपको अलग अलग शेप के सिग्नल्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कल है, फर्स्ट क्लास है कल, सो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।